अस्सलामुअलैकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एक्चुअली ये व्लॉग नहीं है, ये एक वीडियो है जो कि सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली वीडियो है मेरे से। वजह ये है क्योंकि काफ़ी भाइयों ने मेरे इनबॉक्स में, डीएम्स में, सोशल मीडिया पे हर जगह मुझसे एक ही सवाल पूछा है कि भाई आप मुझे गाइड करेंगे कि हम पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टूडेंट वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करें। तो आज इसी सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में आपको दूंगा और आपको एक पूरी आउटलाइन समझाऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा या स्टडी वीज़ा किस तरह आप ले सकते हैं और उसको क्या क्या स्टेप्स से आपको गुजरना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना व्लॉग बगैर किसी देरी के। सबसे पहले आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको चाहिए अपने, अगर आप इंटर के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इंटर में मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए। उससे जितने ज़्यादा होंगे उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप मिल जाएगी। 20%, 25% आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ये है। लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट अराउंड 55 to 60 है। ये चेंज भी हो सकती है क्योंकि जुलाई में कुछ नई पॉलिसीज़ आ रही हैं। अच्छा, आप बात करते हैं आगे। अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है तो मेरे ख्याल से उसमें भी आपको यही चीज़ चाहिए होगी, क्योंकि मैं खुद इंटर के बाद आया था तो मुझे बैचलर्स वालों का इतना आइडिया नहीं है। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है आपके पास आईएलटीएस या पीटी। आईएलटीएस में जो आपको रिक्वायर बैंड्स हैं वो आपके मिनिमम 6 हैं या 6.5 हैं। लेकिन बात यहाँ पर भी वही है कि जितने ज़्यादा बैंड्स होंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, इस लिहाज से कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। क्योंकि जब आप ऑफ़र लेटर के लिए अप्लाई करेंगे तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है 6 बैंड और कुछ यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं 6.5, कुछ मांगती हैं 7। तो जितने ज़्यादा बैंड आपके होंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस हैं कि आपको ज़्यादा यूनिवर्सिटी से ऑफ़र लेटर आएंगे। तो फिर आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं कि मैंने कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, किसकी रैंकिंग अच्छी है, कहाँ मुझे ज़्यादा सूट करेगा। अगर हम पीटी की तरफ आएँ तो पीटी आईएलटीएस के मुकाबले में कदरे आसान है और ये हम एक नॉर्मल सी बात है। यहाँ पे ये सबको कहा जाता है कि भाई जो आईएलटीएस नहीं कर सकता वो पीटी कर ले। और पीटी में भी आपको 55 से ज़्यादा 55 मिनिमम पॉइंट्स चाहिए होंगे अगर आपने ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना है। सेम इधर क्या, जितने ज़्यादा आपके पॉइंट्स होंगे उतना ज़्यादा आपको चांसेस मिलेंगे ज़्यादा सारे ऑफ़र्स रिसीव करने के। यहाँ पे ना एक चीज़ मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ कि यहाँ पर ना 3 तरीके के कोर्सेज़ हैं जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं और यूजुअली स्टूडेंट्स करते हैं। सबसे पहला होता है कि कॉलेज के अंदर डिप्लोमा, और दूसरा चीज़ होती है डिप्लोमा टू डिग्री रूट इन अ कॉलेज, और तीसरी है कि डायरेक्ट डिग्री इन अ यूनिवर्सिटी। अब ये तीनों में फ़र्क क्या है, इसके किस में हम जाएं, क्या चीज़ बेहतर है। तो कंपैरिजन इस तरह है कि अगर आप डायरेक्ट डिग्री में यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपकी एक सेमेस्टर की फ़ीस ज़्यादा होगी बजाय अगर कंपेयर किया जाए उसको एक डिप्लोमा के फ़ीस के साथ। जो एक पूरे साल की फ़ीस होती है वो आपकी कॉलेज में जो एक पूरे साल की फ़ीस होगी वो आपकी बैचलर्स की एक सेमेस्टर की फ़ीस होगी। सिंपल इज़ दैट। अब डिप्लोमा जो डिग्री रूट ये आता है कि एक साल आप डिप्लोमा करेंगे और बाद में आप यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी डिग्री को परस्यू करेंगे या उसी कॉलेज के अंदर। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैटर करती है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज का लेवल क्या है। अगर तो आप डायरेक्ट डिग्री में जा रहे हैं और लेवल 1 या 2 की यूनिवर्सिटी है तो वीज़ा के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। लेकिन अगर हम कॉलेज की तरफ आएँ, अगर आपका कॉलेज लेवल 2 या 3 का है डिप्लोमा में, तो वीज़ा के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन अगर यही आपका कॉलेज लेवल 1 का है डिप्लोमा में तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर जाते हैं। और अगर हम डिप्लोमा और डिग्री रूट की बात करें उसमें भी यही सिस्टम चलता है। लेट्स टॉक अबाउट द मेन प्रोसेस। सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने हैं। डॉक्यूमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, उन पर डिटेल वीडियो बन सकती है। तो आपको आप जिसके थ्रू करवा रहे हैं, जिस कंसल्टेंट्स के थ्रू करवा रहे हैं, वो आपको गाइड भी कर देंगे। इंशाल्लाह इस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो वो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद आपने अप्लाई कर दिया एक कोर्स के अंदर। जस्ट एग्जांपल, जस्ट लाइक मी, बैचलर ऑफ आईटी। अब मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया और टाइम लगता है कि 2 वीक्स 3 वीक्स, लकी हुए तो 3 दिन बाद जब आपको ऑफ़र रिसीव होते हैं आप रिसीव करें। उसके बाद आपने चूज़ करना है कि यार किस यूनिवर्सिटी को मैं परस्यू करूँ। जब आप उसको परस्यू करेंगे, आप डिसीजन कर लेंगे, तो फिर आपको मेल के थ्रू उस यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करना होगा। फिर वो आपसे मांगेंगे अगला स्टेप, जो आपका स्टेप 2 आता है वो है GTE, जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंस। ये ऑस्ट्रेलिया में या यूके के प्रोसेस में इस चीज़ से आपको नहीं गुजरना पड़ता। अब GTE जो है
इसका मकसद ये होता है कि चेक किया जाए कि स्टूडेंट क्या वाकई एक लेजिट स्टूडेंट है, क्या वो ख़ुद को अपने उसकी फैमिली या जो भी उसका स्पॉन्सर है क्या वो उसकी तालीम को सपोर्ट कर सकता है, और क्या स्टूडेंट इस काबिल है कि उसको एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए बुलाया जाए या परमिशन दी जाए। तो इसलिए GTE होता है। GTE में आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम चेक होता है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं आपको रिक्वायर्ड होते हैं GTE के लिए। अब GTE क्लियर होने में भी आपको तकरीबन 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता, 3 हफ़्ता भी लग सकता है। मेरी अपनी GTE 2.5 हफ़्ते में क्लियर हुई थी। और जब डॉक्यूमेंट्स क्लियर होते हैं तो तीसरा स्टेप आता है आपका इंटरव्यू। अब ऑस्ट्रेलिया का इंटरव्यू UK के इंटरव्यू से टोटली डिफरेंट है। उसकी मकसद ये वजह ये है कि UK के इंटरव्यू में आपका होता है वीडियो इंटरव्यू। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे आते हैं, आप इंटरव्यू जो आपका ले रहा है उसको नहीं देख सकते, लेकिन वो आपको देख रहे होते हैं। आपका इंटरव्यू होता है अराउंड 15 से 20 मिनट का, ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होता है कि आपने जो नंबर प्रोवाइड किया उस पर आपको आती है सिम पे कॉल, तो आपसे वही 10-15 मिनट का इंटरव्यू होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं ना ऑफर लेटर के अप्लाई जब आप कर रहे होते हैं, उसमें आती है SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अब ये SOP आपके थ्रू आउट प्रोसेस में सबसे ज़्यादा जिसकी अहमियत है वो SOP की है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसमें आपने ये बताना होता है कि आपकी एजुकेशन हिस्ट्री क्या है, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, आपका स्पॉन्सर का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप ये डिग्री करना क्यों चाहते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया से क्यों करना चाहते हैं और इस यूनिवर्सिटी से ही क्यों करना चाहते हैं, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आपने आगे क्या करना है। आपने अराउंड 500 वर्ड्स के अंदर ये सारी चीज़ें बतानी होती हैं। वो लिमिटेशन कभी कभी चेंज होती रहती हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस कि इतने वर्ड्स आपने यूज़ करने हैं इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, सारी बातों को बताने के लिए। अब ये सारी बातों के ऊपर ही आपका इंटरव्यू होता है। आपको कॉल आएगी, और ये भी नहीं कि आपको एकदम कॉल आ जाएगी, आप घर बैठे जी फ़ोन 24 घंटे रखो अपने पास, ऐसा नहीं है। आपको मेल करेंगे, एक दिन बताएंगे, एक टाइम पीरियड बताएंगे कि 2 से 4 के दरमियान आपको कॉल आएगी, आप रेडी रहो। तो उस कॉल में आपसे 10-15 मिनट सवाल जवाब होंगे। यही पूछेंगे अपनी एजुकेशन हिस्ट्री बताओ। जो सवाल अभी आपको मैंने SOP में जो आपने चीज़ें बताई होंगी ना, वही आपसे पूछते हैं। मेजोरिटी आपने अपनी SOP अच्छे तरीके से तैयार करनी है और कोशिश करनी है कि SOP खुद लिखें, ताकि आपको पता हो कि मैंने क्या चीज़ क्या लिखी है, क्या रीज़न दिया। ये एक चीज़ आपने याद रखनी है। जब आप इंटरव्यू क्लियर कर देंगे, आपको विदिन 2 to 3 डेज़ मेल आ जाएगी कि आपकी GT क्लियर है। अब आप जो है आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर आएगा। अनकंडीशनल और कंडीशन में क्या फ़र्क है? कंडीशनल लेटर में आपके ऊपर एक कंडीशन लग के आती है GTE की, कि आपके हम चेकअप फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी चेक करेंगे, उसके बाद आपको अनकंडीशनल करेंगे और ताकि आप फ़ीस जमा कराओ। तो ये कंडीशनल और अनकंडीशनल ऑफर लेटर में डिफरेंस होता है। इसके अलावा भी कंडीशन लग के आ सकती हैं। कुछ स्टूडेंट्स विदाउट IELTS अप्लाई करते हैं, उनको ऑफ़र आ भी जाता है, लेकिन उनके ऑफ़र के ऊपर होता है कि भाई IELTS करके उसका रिज़ल्ट हमें अटैच करके दो, फिर हम आपका अनकंडीशनल करेंगे। स्टेप 4 आ गया, अनकंडीशनल ऑफर लेटर आपको मिल गया। अब आपने क्या करना है? अब आपको जैसा बेहतर लगे, अपने बैंक के थ्रू या किसी वेस्टर्न यूनियन कंपनी के थ्रू आपने यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करनी है। जब आप वो फ़ीस पे कर देंगे, यूनिवर्सिटी को आप इतला कर देंगे, मेल कर देंगे, यूनिवर्सिटी आपको हफ्ते मैक्सिमम हफ्ते के अंदर COE प्रोवाइड करेगी। COE जो है वो आपका कह लेंगे 6 स्टेप है। 5वां आपने फ़ीस जमा कराई, 6वां COE है। COE क्या है? कन्फर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट, यानी अब आप यूनिवर्सिटी में इनरोल हो गए हैं, यानी अब आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जब आपके पास COE आ गई, आप उसके बाद जब आपका दिल करे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप 7 है वीज़ा एप्लीकेशन। जब आप वीज़ा फ़ाइल करेंगे, इनके मिनिस्ट्री के पेज पे जाके, ऑस्ट्रेलियन मिनिस्ट्री के पेज पे जाके अपनी प्रोफाइल बना के जब वो वीज़ा अप्लाई करेंगे, तो उसके बाद आपको 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स वो आपसे मज़ीद मांगेंगे। उनमें से 2 चीज़ें क्या है? बायोमेट्रिक्स और मेडिकल। अब बायोमेट्रिक्स की वो आपको एक दे देंगे कि स्लिप दे देंगे कि जी हमें रिक्वायर्ड है। आपने बायोमेट्रिक्स वालों को फ़ोन करना है, वो आपको अपॉइंटमेंट लेनी है। सिंपली वो आपको अपॉइंटमेंट देंगे कि इस दिन आके बायोमेट्रिक आप करवा सकते हैं। तो आपने बायोमेट्रिक की डेट लेनी है। इसी तरह आपने मेडिकल की भी अपॉइंटमेंट लेनी है, और जो नंबर प्रोवाइड होगा, जो एड्रेस उन्होंने जो इंस्टीट्यूट बताया होगा कि आप यहाँ से मेडिकल करवा सकते हैं। अगर आप लाहौर में हैं तो लाहौर में विलकेयर से होगा, तो वो आपने उसको कॉल करनी है और अपॉइंटमेंट लेनी है। तो जिस दिन वो आपको बुलाएंगे, बारी बारी वो दोनों चीज़ें करवा लेंगे। जब आपका बायोमेट्रिक और मेडिकल हो जाएगा, उस दिन के बाद से आपका टाइम शुरू हो जाएगा इंतज़ार का। अब आपने इंतज़ार करना है, और इंतज़ार होता है 6 हफ्ते का मैक्सिमम, जो टाइम इनके पेज पे मेंशन है कि विदिन 6 वीक्स आपको हम जो है वो इन्फॉर्म कर देंगे कि वीज़ा लगा है या रिफ्यूज़ हुआ है। तो आपने दुआएं करनी है, नमाज़ें पढ़नी है, और इस टाइम में जितना आप नेक अमाल करने आप वो कर सकते हैं,
क्योंकि यही टाइम जो होता है, अच्छा मैं समझता था कि ये टाइम बड़ी जल्दी गुजरेगा यार, वेले रहना है कौन सा कोई मुश्किल काम है, 100 काम होते हैं वेलों को। लेकिन यकीन करो कि ये वो टाइम था मेरी ज़िंदगी का जो गुजरने का नाम नहीं ले रहा था। 18 दिन बाद मेरा वीज़ा आया और मुझे पता है 18 दिन कैसे गुजरे, 18 सदियाँ लगी मुझे। ये सारी प्रोसेस थी आपके सामने, लेकिन ये है कि जो प्रोसेस मैंने देखा, जिस प्रोसेस से मैं गुजरा, मैंने आपसे शेयर किया। हो सकता है इसमें कुछ मैं गलत कमी बेशी रह गई हो, कुछ मैंने चीज़ें मिसप्लेस कर दी हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। लेकिन ये है कि सारा ओवरव्यू इसी तरह चलता है। ये अब आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएंगे तो आपको प्रॉपर्ली गाइड करेगा। और अब इस सारे प्रोसेस के बाद सबसे अहम चीज़ जो आती है ना, वो है आपका अच्छा कंसल्टेंट। इसकी वजह ये है कि क्योंकि पहले मैं यूके का काम करवा रहा था, मैं यूके का प्रोसेस कर रहा था। उसमें यह भी नहीं कि मुझे यूके का क्या कहते हैं वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें गलती मेरे कंसल्टेंट्स की थी, अब मैं उनको नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन अच्छा कंसल्टेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो आपने लाजमी अच्छे कंसल्टेंट को देखना है, और ताकि आपका वो केस अच्छे तरीके से, आपकी प्रोफाइल अच्छी बनाए, ताकि आपकी हर स्टेप पे आसानी हो। ये हर स्टेप में गुजरते हुए आपको कभी टाइम लगेगा, कुछ स्टेप्स आपके जल्दी गुजर जाएंगे, कुछ आपके फंस जाएंगे। तो जैसी आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी ना, जितनी अच्छी, उतना आप सारे स्टेप से ईज़िली निकल जाएंगे और आप अपना वीज़ा फाइल करने तक आ जाएंगे। तो अपना कंसल्टेंट अच्छा और देखभाल के एक्सपीरियंस कंसल्टेंट आपने पिक करना है, अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू काम करवाएं। और बहुत से दोस्त मेरे कंसल्टेंट का मेरे से पूछ रहे थे, तो उनकी डिटेल्स, उनका व्हाट्सएप मैं आपको डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये नहीं कि मुझे वो पे कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मेरा सारा केस देखा है, तो मैं उनका दिल से शुक्रगुजार हूँ। अगेन थैंक्स टू SS एडवाइज़र, जिन्होंने सारा ये काम मेरा देखा। क्योंकि इस पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि किस फेज़ से मैं गुजरा हूँ, 1 साल के अंदर कितनी मुश्किलात से मैं गुजरा हूँ, क्या क्या मेरे पे बीती है, ये आप बीती एक अलग से वीडियो में बताएंगे। इसलिए मैं क्रेडिट जो है सबसे पहले अल्लाह की ज़ात को देता हूँ, फिर अपने वालिदैन को और अपने अजीज़ व अक़रबा को देता हूँ, और फिर जी SS एडवाइज़र्स की मेहनत आती है, जिन्होंने मेहनत की और आज मैं इस मुकाम पे बैठा हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।